हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लॉग। आज का हमारा नया टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम यहाँ पर देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। नॉर्मलाइजेशन करता क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत हमें दिखाई दी जिसकी वजह से हमने नॉर्मलाइजेशन का यूज किया। नॉर्मलाइजेशन ने किस चीज़ के लिए हमारी हेल्प की, ये हम देखेंगे डेटाबेस के अंदर व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन तो नॉर्मलाइजेशन पहले देखते हैं कि हुआ है। ऐसी क्या प्रवृत्ति? तो हम जो एक्चुअल में जो हम डेटा को सेव करते थे, हमने देखिए कि हमने जो एंटायर डेटा है, कंप्लीट जो डेटा था पेशेंट का, अबाउट पेशेंट इन पेशेंट टेबल, ठीक है? हमने जो एंटायर डेटा था, हमारी ये पेशेंट टेबल है, दैट इज़ ए पेशेंट टेबल। पेशेंट टेबल के अंदर हमने जो पेशेंट के रिलेटेड जितना सारा डेटा था, सब हमने इस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। मतलब इस टेबल के अंदर हमने स्टोर रिलेशन में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे स्टोर करने की वजह से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम फाइंड हुई। अब प्रॉब्लम फाइंड हुई, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है रिडंडेंसी। मतलब यहाँ पर जो हमने हमने यहाँ पर पेशेंट का डेटा था, जैसे हमारे पास एट्रीब्यूट थे पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, एज। अब डॉक्टर आईडी मतलब किस डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर का डिपार्टमेंट क्या है, डॉक्टर की शिफ्ट क्या है। तो हर पेशेंट का उसी के अकॉर्डिंग हमने डेटा को इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब जो हमारी एक प्रॉब्लम आती थी कि हमने क्या किया, रिपीट किया मतलब डेटा का। हमारे पास जो टपल आई, जैसे हमारे पास कुछ डेटा आया, तो हमने क्या किया, हमारे पास एट्रीब्यूट एक्स था, एट्रीब्यूट वाई था। तो हमारे पास जो कि हमारे जो टपल हैं, ठीक है? ये हमारी कॉमन ना हो, मतलब इसकी जो डुप्लीकेसी ना हो, तो उसके लिए हमने एक कांसेप्ट निकाला प्राइमरी की। अब लेकिन जब कॉलम के अकॉर्डिंग हमें डेटा की डुप्लीकेसी दिखाई देने लगी, ठीक है? यहाँ पर जो-जो हमारी प्रॉब्लम फाइंड है, उनको हम देखेंगे क्या-क्या प्रॉब्लम फाइंड है, उनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक प्रॉब्लम दिखाई दी, दैट इज़ रिडंडेंसी। हमने रिडंडेंसी फेस करी यहाँ पर। रिडंडेंसी में हमारा दिखाया कि हमारा अननेसेसरी एक डेटा मल्टीपल टाइम हमारा स्टोर हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो डॉक्टर डी1 का डेटा हमारा यहाँ पर भी स्टोर है और डॉक्टर का नाम, और यहाँ पर भी डी1 का नाम, डॉक्टर का, उसका डिपार्टमेंट, उसकी शिफ्ट। बल्कि हमें ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, ठीक है? लेकिन हमारा जब पेशेंट के साथ डॉक्टर डी1 ये हमेशा जुड़ा हुआ, यहाँ पर ये कंप्लीट रिपीट हुआ है, यहाँ पर ये दोबारा फिर रिपीट हुआ है, यहाँ पर दोबारा फिर रिपीट हुआ है। मतलब ये मल्टीपल टाइम हमारा यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक? तो ये हमारी होती है डेटा रिडंडेंसी। मतलब बेकार में बिना मतलब के डेटा हमने क्या स्टोर किया, दैट इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी। अगला चीज़, जब हमने डेटा को इतने मल्टीपल टाइम स्टोर किया है, अनरिक्वायर्ड हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, तब भी हमने यहाँ पर बार-बार डेटा को स्टोर किया है। यहाँ पर डुप्लीकेशन दिखाई दी है हमें यहाँ पर कॉलम में, एट्रीब्यूट में। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेटाबेस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। जब डेटाबेस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा, जब डेटा को हम ऑपरेशन करेंगे, डेटा पर अलग-अलग, जैसे हमें डेटा को सर्च करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हमारा वो भी टाइम थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डेटाबेस का साइज़ हमारा बढ़ चुका है। अगली प्रॉब्लम आती है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है हमारा सेम डेटा ही एक मल्टीपल टाइम हमने यहाँ पर यूज़ किया है। हमारे यहाँ पे देखें हम कि यहाँ पर इसका डॉक्टर डी1 जो हमारे डॉक्टर आईडी है, उसका डिपार्टमेंट कार्डियो है, यहाँ पर भी इसमें हमने बताया है, यहाँ पर भी हमने कार्डियो बताया। यहाँ पर भी हमने इसको कार्डियो बताया। तो मल्टीपल टाइम ये डेटा हमने यूज़ किया है, सेम डेटा है बट अलग-अलग जगह हमने इसका यूज़ किया है। तो ये हमारा आती है इनकंसिस्टेंसी में दिखाई देगी। अगली चीज़ आती है हमारी एनोमलीज़। एनोमलीज़ में हम देखते हैं, एनोमली जो प्रॉब्लम आती है हमारी, एनोमली हमारी आती है, यहाँ पर हमें 3 टाइप से प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो डेटाबेस को जो मॉडिफ़ाई करते हैं, तो हमारी 3 टाइप की एनोमलीज़ दिखाई देंगी हमारी। पहली एनोमली आती है कि इंसर्शन, कि जब हम डेटाबेस के अंदर कोई डेटा को इंसर्ट कराते हैं, इंसर्शन। अब इंसर्शन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। हम इसमें लिख ले रहे हैं, पहला इंसर्शन होता है, फिर डिलीशन होता है, और उसके बाद में हम देखते हैं अपडेशन या अपडेटिंग। अपडेशन या अपडेटिंग। तो 3 टाइप की एनोमलीज़ हमारे यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो पहले एनोमलीज़ हम देखेंगे इंसर्शन। अब इंसर्शन में हमारे पास ये डेटा डेटा अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये यहाँ से यहाँ ये हमारा डेटाबेस अवेलेबल है, ये हमारे पास डेटा दिखाई दे रहा है, इतना डेटाबेस ये हमारा इनकंसिस्टेंसी की वज़ह से ये डेटा हमारा ये सेम टाइप का डेटा है। मतलब कंप्लीट सेम टाइप का डेटा है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको रख रखा है। मतलब मल्टीपल टाइम स्टोर कर रखा है।
अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से पहली प्रॉब्लम आएगी इंसर्शन एनोमली। अब इंसर्शन एनोमली क्या होती है? जब हम किसी जो हमारे पास डॉक्टर है, ठीक है? हमारे पास 1 मिनट इसे हटा दूँ। यहाँ पर देखते हैं इंसर्शन की जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या होती है? तो इंसर्शन एनोमली में हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे किसी डॉक्टर की बात करूँ, किसी अदर डॉक्टर की आईडी है, ठीक है? जैसे किसी अदर डॉक्टर की आईडी है, उसको हमें क्या-क्या इंसर्ट कराना है। जैसे हमारे पास एक डॉक्टर है, जैसे हमारे पास डॉक्टर डी1 है, डी2 हैं, ये 2 डॉक्टर हैं। हमारे पास आया कि हमें एक डॉक्टर है, जो हमारा क्या है डी3। डी3 डॉक्टर है, जिसका नाम हमारा है जेड। जेड नाम है उसको, तो इसको क्या है इसके अंदर इंसर्ट कराना है। अब इसके अंदर हम इंसर्ट करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि इंसर्ट कराने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होगी पेशेंट की। जब पेशेंट आएगा, ठीक है? और उस डॉक्टर को अलॉट होगा, तब वो डॉक्टर की हम डिटेल यहाँ पर एंटर करा सकते हैं। तो ये हमारी मतलब विदाउट मतलब वो किस चीज़ पे डिपेंड हो गया? पेशेंट के ऊपर। तो पेशेंट अगर नहीं है मतलब मान लो कि पेशेंट हमारा 6 पेशेंट नहीं है, ठीक है? तो हमारा जो डॉक्टर है वो अलॉट ही नहीं हुआ है। तो डी3 के हम डेटा जो हमारे पास है, तो किसी अदर टाइप की डॉक्टर आईडी या डिटेल हम इंसर्ट नहीं हो सकती जब तक कि किसी पेशेंट या किसी जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है को कोई अलॉट ना हो। ये हमारी इंसर्शन की प्रॉब्लम आती है, इंसर्शन एनोमली आती है। अगली चीज़ आती है डिलीशन। डिलीशन कि जब हमें कुछ डिलीट करना होता है इसके अंदर से। जैसे हम बात करें कोई जैसे डेटा डिटेल कुछ डेटा है हमारे पास कोई उसको डिलीट करना है हमें, ठीक है? तो उसके साथ जैसे हमने बोला कि हमको क्या है पेशेंट का ये डिलीट करना है या मैं बात करूँ कि इसकी डिलीट करना है, मुझे ये डिलीट करना है 1 तो जैसे मैंने देखा, ठीक है, कि मुझे ये डिलीट करना है तो उसके साथ वो डेटा भी डिलीट हो जाएगा जिसे हमें डिलीट नहीं करना है, ठीक है? ये प्रॉब्लम हमारी आती है मतलब जो हमारा वांटेड डेटा है जो डिलीट करना है उसके साथ अनवांटेड डेटा भी डिलीट हो जा रहा है यहाँ पर। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ यहाँ पर हमारा आता है पेशेंट 2 पेशेंट आईडी 2 और पेशेंट आईडी 5 तो पेशेंट आईडी 2 और 5 का अगर मैंने डेटा डिलीट किया, तो हमारे साथ में क्या हो रहा है डॉक्टर डी2 का डेटा भी एक साथ डिलीट हो जा रहा है। मतलब पेशेंट हमने डी2 और वो पेशेंट 2 और पेशेंट 5 को अगर हम अपने डेटाबेस से हटा रहे हैं, तो उसके साथ-साथ हमारा क्या हो रहा है डी2 जो डॉक्टर है और डॉक्टर की कंप्लीट डिटेल भी यहाँ से हमारी डिलीट हो रही है। तो सेकंड प्रॉब्लम आती है हमारी। थर्ड हम देखते हैं अपडेशन। अपडेशन में जैसे हमने देखा कि हमें जो है डॉक्टर गिवन है, एक्स है, उसकी शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट। हमें उसकी शिफ्ट नाइट शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट चेंज करनी है। मान लो कि हमारे पास है डॉक्टर डी1 एक्स डॉक्टर है, जिसकी शिफ्ट है मॉर्निंग। हमें क्या करना है मॉर्निंग को चेंज करना है इवनिंग के साथ, ठीक है? अब इवनिंग के साथ मॉर्निंग को चेंज करेंगे तो मॉर्निंग के साथ इवनिंग यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर फिर चेंज होगा, यहाँ पर फिर चेंज होगा। मतलब जितने टाइम इसका यूज़ हुआ है वहाँ पर ये लगातार चेंज होता जाएगा और डेटा क्या है? डेटा एक ही है। मतलब डी1 का ही डेटा है, वो क्या होगा मल्टीपल टाइम चेंज होगा। तो यहाँ पर हमें शिफ्ट चेंज करनी हो तो उसके लिए हर टेबल में वो डेटा चेंज करना पड़ेगा। हमारी तीसरी एनोमली आती है ये। तो इन चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने तरीका निकाला नॉर्मलाइज़ेशन। ठीक है? कि नॉर्मलाइज़ेशन में हमने क्या किया कि इसको हमने टेबल को एक सब टेबल में डिवाइड कर लिया। ठीक है? जैसे हम बात करें यहाँ पर हमारे पास पेशेंट आईडी वगैरह अवेलेबल है। ठीक है? तो हमने यहाँ पर 2 टेबल बना ली। अब वो आगे डिटेल में देखेंगे कैसे करना है हमें। ठीक है? हमारे पास ये आ गया पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, ऐज और हाँ, एक और बनानी पड़ेगी दैट इज़ डॉक्टर आईडी। ठीक है? डॉक्टर आईडी और दूसरी हमने टेबल बना ली डॉक्टर आईडी की। मतलब ये हमारी है डीआईडी, नेम डॉक्टर का नाम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया और हमारे पास शिफ्ट हो गई। ठीक है? अब हमने यहाँ पर दैट इज़ ए प्राइमरी की हमारे यहाँ पर है और ये हमारे यहाँ पर प्राइमरी की है और हमने यहाँ पर इसको यूज़ कर दिया एज़ ए फॉरवर्ड की। इस टाइप से हम इसको डील कर लेते हैं तो हम देखते हैं वो हम नॉर्मलाइज़ेशन की हेल्प से हम कैसे करते हैं और नॉर्मलाइज़ेशन है क्या? हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइज़ेशन। तो नॉर्मलाइज़ेशन को बोला जाता है इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब रिवर्सिबल का मतलब क्या है? रिवर्सिबल का मतलब है कि हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से 3 स्टेप जाते हैं, लेकिन हम स्टेप को क्या रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है? अब प्रोसेस को यूज़ करते हैं टू एलिमिनेट और मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी जो हमारी इससे पहले हमने देखी थी रिडंडेंसी फाइंड हो रही थी और एनोमली जो फाइंड हो रही थी डेटाबेस के अंदर, तो उस चीज़ को क्या है एलिमिनेट करना है या मिनिमाइज़ करना है मतलब कम से कम करना है। ठीक है? अब करते कैसे हैं इसका यूज़ बाय द डिकम्पोज़ और डिवाइड एनी रिलेशन इंटू मोर देन वन रिलेशन। हमारे यहाँ पर
एक पेशेंट रिलेशन था। हमने इस पेशेंट रिलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा पेशेंट रिलेशन आ गया, दूसरा हमारा डॉक्टर रिलेशन, ठीक है? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज़ करते हैं मोर देन वन रिलेशन। एक रिलेशन से उससे ज़्यादा हम इसको डिकम्पोज़ कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है? अब इसको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप से हम यूज़ करते हैं और हर स्टेप को बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या एनएफ बोलते हैं। हर स्टेप जो भी हम स्टेप चल रहे हैं, तो हर स्टेप को बोला जाएगा नॉर्मल फॉर्म। अगर 1 स्टेप में चले, 2 में चले, 3 में चले, तो उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमारी आ जाती है, वो हम आगे देखेंगे। तो नॉर्मलाइज़ेशन का यूज़ करते हैं हम टू रिड्यूस डेटा मॉडिफिकेशन। डेटा मॉडिफिकेशन जो हमें करना है, डेटा मॉडिफिकेशन एनोमलीज़ जो हमारी आती है, डेटा मॉडिफि एनोमली आती है, उसको हम क्या करते हैं रिड्यूस करने की, जैसे इंसर्शन देखा, डिलीशन देखा, अपडेटिंग देखा एनोमली, तो उसको हम रिड्यूस करने की। अगली चीज़, रिड्यूस डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है, स्मॉलर टेबल बनाता है इन विद स्मॉलर रो। अगली चीज़ फास्ट सर्चिंग, जब हमारा डेटाबेस का साइज़ थोड़ा-सा कम हो जाएगा, बार-बार रिपीटेशन नहीं होगा, तो डेटाबेस का साइज़ डिक्रीज़ होगा और उसकी वजह से क्या होगा, फास्ट सर्चिंग होगी, फास्ट क्रिएटिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी चीज़ आती है। अगली चीज़ हम देखते हैं अब क्या हमारे पास मेंटेन कर सकते हैं, ईज़िली हम मेंटेन कर सकते हैं। जो भी हमें चेंज की नीड है, चेंज हम ईज़िली चेंज कर सकते हैं। और कम से कम हमें नल वैल्यू वगैरह रखनी पड़ेंगी। ये हमारे अलग-अलग यूज़ आते हैं नॉर्मलाइज़ेशन के जो हम यूज़ करते हैं इसके। तो हम इसमें देखेंगे ये होता क्या है, कैसे इसको करते हैं, हमारी क्या स्टेप तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। अब होती क्या है वो चीज़? तो जो हमारी नॉर्मलाइज़ेशन है, नॉर्मलाइज़ेशन का हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास आया कि डेटा को जो हमारी टेबल है उसको हमने डिकम्पोज़ किया, जो अपने रिलेशन को मोर देन वन रिलेशन से ज़्यादा डिकम्पोज़ किया, उसकी वजह से क्या हो गया हमारा डेटाबेस रिडंडेंसी या हमारे एनोमली क्या हो गई, वो रिड्यूस हो गई। मतलब कम कोशिश करते हैं रिमूव करने की बट मिनिमाइज़ होना ही मिनिमाइज़ हो जाए यही हमारी सही चीज़ होती है कि मिनिमाइज़ हो जाए। लेकिन अगर रिमूव हो जाए तो अच्छी है, लेकिन कम से कम करने की हम कोशिश करते हैं। अब हमारे ये नॉर्मल फॉर्म जो है 3 बेस के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। नॉर्मल फॉर्म जो होती है हमारी, ठीक है? उसे हम 3 टाइप से देखेंगे। पहली देखेंगे बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपेंडेंस। अब नॉर्मल फॉर्म जो हम क्रिएट कराते हैं वो फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेस पर मतलब एज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करते हैं एज़ ए टूल। तो यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करते हैं नॉर्मलाइज़ेशन करने के लिए, ठीक है? तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे ना फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं आप कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है? तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हाँ, का यूज़ करते हैं हम नॉर्मलाइज़ेशन करने के लिए। एज़ ए टूल मान सकते हैं इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके बेस पर फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेस पर नॉर्मलाइज़ेशन 4 तरीके का होता है, 4 टाइप का होता है। पहली होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये होती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अगली होती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगली होती है बीसीएनएफ, बायस कॉर्ड। बायस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। बायस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म कुछ नहीं है, थर्ड जो नॉर्मल फॉर्म है, उसी को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर रखा है, उसी में कुछ एडिशनल हमने यूज़ किए हैं। इसको हम थर्ड का एडवांस वर्ज़न भी बोलते हैं, ठीक है? मतलब थर्ड की सारी चीज़ें भाई बीसीएनएफ के लिए यूज़ करते हैं। बीसीएनएफ में यूज़ होती है, तो ये होती है हमारी वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? अगली चीज़ आती है अगली हमारी क्या आती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बेस पर। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बेस पर ही हमारी एक टाइप की होती है हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। अगली चीज़ देखते हैं जॉइंट डिपेंडेंसी के बेस पर। जॉइंट डिपेंडेंसी के बेस पे इसका जो टाइप आता है दैट इज़ ए फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेस पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएफ। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको हमारे पास ये 6 टाइप की नॉर्मल फॉर्म आती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बीसीएनएफ और फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल। तो इनको हम डिटेल में देखेंगे, अलग-अलग करके देखेंगे अलग-अलग नॉर्मल फॉर्म को। तो ये था हमारे पास नॉर्मल फॉर्म कितने टाइप की हमारी नॉर्मल फॉर्म यूज़ करते हैं और किस बेस पे हम उनका यूज़ करते हैं। थैंक यू।